हेलो। हाय। राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमने इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लासेस शुरू की हैं उनके अंतर्गत आज का जो टॉपिक होने वाला है वो भारतीय कृषि, जो कि यूपीएससी आरपीएससी और कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्टरों को आपके लिए कवर किया गया है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं। भारत की कृषि, भारत में बात करें कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर, कितने परसेंट भाग पर? 51% भाग पर कृषि की जाती है। क्या की जाती है? कैसी की जाती है? कितने परसेंट भाग पर? 51%। यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल का कुल भूभाग है उसके 51% भाग पर खेती होती है। 4% भूभाग पर चारागाह, यानी पशुओं के लिए चारागाह है। लगभग 21% भूमि पर वन, वनों का जो परसेंट है वो लगभग कितना है? 21%। भूमि पर बने 20.9% है लगभग। तो वनों की 33% भाग पर वन होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने परसेंट भाग पर वन होने चाहिए? 33। तो 21% भूमि पर बने और 24% जो भूमि है भारत की वो कैसी है? बंजर तथा बिना उपयोग की है, जिस जो कि बंजर है या उस कोई कृषि उपयोग में नहीं आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 51% खेती योग्य है, 4% भूमि चारागाह और 21% पर वन, 24% भूमि बंजर और बिना उपयोग के लिए है। कृषि राज्य का विषय है, यानी कृषि है वो किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची। तो राज्य सूची का विषय होता है कृषि, जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्ट 14 में किया गया है। ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। देखिए नोट के रूप में देखते हैं, राष्ट्रीय कृषक आयोग जिसे एनएफसी कहा जाता है, यही भारतीय राष्ट्रीय कृषक आयोग कौन सा है? एनएफसी ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत की कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो इसकी सिफारिश की थी राष्ट्रीय कृषि आयोग ने, कृषि को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में रखा जाए। ये सिफारिश की थी 4 अक्टूबर 2006 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल जो कि 1940 में गठित हुआ था जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री की बात करें तो वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत के प्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश की कुल श्रम शक्ति यानी कुल जो श्रमिक हैं उनके लगभग 28.9% भाग कृषि व इससे संबंधित उद्योगों से अपनी आजीविका चलाता है, यानी प्राथमिक उद्योगों पर आधारित। यही भारत की लगभग 48.9% जो जनसंख्या है वो कृषि व इससे संबंधित जो उद्योग है, प्राथमिक उद्योग, उनसे अपनी जीविकोपार्जन करता है। 2013 और 14 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो कृषि का जो योगदान रहा था वो 13.9% था। कितना परसेंट था? 13.9% रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना मोस्ट है। विश्व में चावल उत्पादन में बात करें तो चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है चीन के बाद भारत का? दूसरा स्थान। किसके उत्पादन में? चावल के उत्पादन में। फर्स्ट, प्रथम जो स्थान है वो किसका है? चीन का फर्स्ट। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। कुल जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न फसलें, उनके अंतर्गत 47% भाग पर भारत में चावल उत्पन्न किया जाता है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है, यानी जो संपूर्ण भारत में लगभग खाई जाती है। भारत विश्व के लगभग 21.7% चावल का उत्पादन करता है। मोस्ट है, ये भी ध्यान रखना। भारत में विश्व के कुल चावल का कितना परसेंट उत्पादित किया जाता है? तो 21.7% है। विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ध्यान रखना, चावल उत्पादन में और गेहूं उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कौन सा? सेकंड स्थान है।
कौन सा स्थान रहा है? सेकंड। प्रथम स्थान गेहूं और चावल में किसका है? चीन का है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। विश्व में प्रथम स्थान किसका है गेहूं उत्पादन में और चावल उत्पादन में? तो वो चीन का रहता है। और दूसरे स्थान पर हमारा भारत आता है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। गेहूं उत्पादन की बात करें तो विश्व के 12% गेहूं का उत्पादन भारत में किया जाता है। देश की कुल खेती योग्य भूमि के अलावा 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। फर्स्ट स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। ये ध्यान रखना गेहूं के उत्पादन में। जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो हेक्टेयर के हिसाब से वो प्रथम स्थान पंजाब का आता है। तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, लेकिन हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है उसके आधार पर पंजाब का पहला स्थान आता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा। ध्यान रखना, भारत में हरित क्रांति का जो शुभारंभ हुआ था उसमें गेहूं और चावल की खेती पर सर्वाधिक प्रभाव आया था, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। चावल की तुलना में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो किस में हुई है? गेहूं में। गेहूं की उत्पादन हुई है हरित क्रांति के द्वारा। नॉर्थ मैक्सिको और फिलीपींस में क्रमशः गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। भारत में हरित क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 और 68 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1967 और 68 में की गई थी। अब एम.एस. स्वामीनाथन को मृत्यु उपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया है 2023-24 के अंतर्गत। तो एम.एस. स्वामीनाथन को 2023 और 24 में जो सम्मान दिया था भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हरित क्रांति लाने का जनक, हरित क्रांति के जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जाने जाते हैं और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983 और 84 ईस्वी में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश और कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार किया गया था। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई थी। ये भी ध्यान रखना मोस्ट है। तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब स्थापित किया गया था? 1986। भारतीय उर्वरक उत्पादन और उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। तो भारत का विश्व में उर्वरक के उत्पादन करने और उसका उपयोग करने में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। जबकि चीन और अमेरिका क्रम से पहले और दूसरे स्थान पर। प्रथम स्थान चीन, दूसरा अमेरिका का आता है उर्वरकों के उत्पादन और उपभोग में। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो और आपसे जो नए साथी हैं वो भी हमारी ज्योग्राफी की जो क्लासेज लेना चाहते हैं रेगुलरली, तो वो उनको भी आप अधिक से अधिक हमारे चैनल से जुड़ने का प्रयास करें, ताकि उनको भी निःशुल्क क्लासेज यहाँ पर उपलब्ध हो सकें। भारतीय नाइट्रोजन उर्वरकों की अपनी खपत का 94%, ये भारत में जो नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया वगैरह उत्पादित किए जाते हैं उनकी खपत का 94% और फास्फेटो उर्वरकों का खपत 82% उत्पादन करता है। पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। ये भारत में पोटेशियम उर्वरक का उत्पादन नहीं होता, उसको बाहर से मंगाया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है। मोस्ट ध्यान रखना कि जितने भी जो मसाले, आम, केला तो है ही, साथ साथ चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ये भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। फलों और सब्जियों के उत्पादन की बात करें तो भारत का स्थान विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान चीन का है और भारत का स्थान कौन सा है? सेकंड। फलों सब्जियों के उत्पादन में विश्व में तंबाकू उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता चीन। तंबाकू का उत्पादन भी सर्वाधिक चीन में ही होता है। फलों और सब्जियों का उत्पादन भी चीन में होता है। गेहूं और चावल का उत्पादन भी चीन में होता है सबसे अधिक। और भारत की बात करें तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? तीसरा, थर्ड स्थान पर आता है। तो विश्व में भारत का उत्पादन, तंबाकू उत्पादन में तीसरा स्थान है।
तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो उसको प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्यूरिंग। क्या कहा जाता है? क्यूरिंग कहा जाता है। वॉइस कर लेना इसको भी। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया, इसको किस नाम से जाना जाता है? क्यूरिंग के नाम से, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। भारत में चाय की खेती 1840 ईस्वी में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ की गई थी। ये भी मोस्ट है, ध्यान रख लेना। भारत में सबसे पहले चाय का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1840 ईस्वी में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी यानी ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी है वहाँ से प्रारंभ हुई थी। चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। तो कौन कौन से दो तत्व पाए जाते हैं? कैफीन और टैनिन किस में पाए जाते हैं? चाय की पत्तियों में सबसे अधिक मात्रा देखने को मिलती है कैफीन और टैनिन की। अब बात करते हैं सबसे उच्च कोटि का कहवा, जिसे अरेबिका कहा जाता है। सबसे उत्तम किस्म का जो कहवा है उसको किस नाम से जानता है? अरेबिका। कहवा की अन्य किस्मों में रोबस्ता और लिबेरिका, ये कहवा की अन्य किस्में हैं। मक्का में वाइट वर्ड और धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होते हैं। तो वाइट वर्ड जो रोग है वो मक्का में लगता है। ये पूछा जाता है मक्का में लगने वाला रोग कौन सा है? वाइट वर्ड है। और खैरा रोग किस में लगता है? धान में लगता है। भारत में फूलों की खेती का 9% ऑर्किड से प्राप्त किया जाता है। ऑर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इत्र के निर्माण में होता है, सजावट के रूप में, खाद के रूप में एवं परंपरागत दवाई के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर बात करें भारत में इसकी खेती की, तो भारत में इसकी खेती उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। उत्तर पूर्वी जो भारत है उसी क्षेत्र में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश ऑर्किड कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र माने जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, ऑर्किड स्टेट किसे कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। ग्वार क्लस्टर बीन एक लेग्यूमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में शैल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग हो रही है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी ध्यान रखना, ग्वार के गोंद का जो निर्माण है सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है? तो वो भारत में ही किया जाता है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ग्वार का गोंद है उसका सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। तो राजस्थान इसमें ग्वार गोंद में फर्स्ट स्थान पर आता है। कर्नाटक सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा सुपारी होती है वो कहाँ पर होती है? तो वो कर्नाटक में की जाती है। और कुल उत्पादन के 40% भाग का कर्नाटक में उत्पादन होता है। अरहर, जिसे तूर के नाम से भी जाना जाता है, और लाल चना और पिजन पी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो लाल चना, पिजन पी और तूर किसके नाम है? अरहर के नाम है। लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में, जिसे नरमा कहा जाता है, तो कपास को क्या कहते हैं? नरमा। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए, यानी वर्षा बहुत कम होनी चाहिए। अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए। अन्न कीट प्रकोप का भय इनमें बना रहता है। दलहनी फसलों के उत्पादन की बात करें तो कोबाल्ट आवश्यक तत्व होता है। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, रबी की फसलें अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। इनमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। खरीफ की फसलों की बात करें तो ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में इनको काट लिया जाता है। ये मुख्य फसलें धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मंडुआ, तिल, सोयाबीन खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। गर्मा फसल ये मई और जून में बोई जाती है, जिसको हम कहते हैं, यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में इसको काट दिया जाता है। इसकी मुख्य फसलों में राई, मक्का, ज्वार, जूट, मंडुआ ये आदि गर्मा फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब बात करें तो फसलों का
स्थान, प्रमुख फसलों का जन्म स्थान। तो जो प्रमुख फसलें हैं उनका उत्पादन जन्म स्थान कौन कौन सा है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो धान का जो उत्पादन है वो भारत और इंडोनेशिया। धान का जन्म स्थान कौन सा है? भारत और इंडोनेशिया। मक्का की बात करें तो मक्का का मध्य एशिया है, गेहूँ का भी मध्य एशिया है, तम्बाकू दक्षिण अमेरिका। तम्बाकू का जन्म स्थान था जो माना जाता है वो दक्षिण अमेरिका को माना जाता है। रबड़ को जो उत्पादन है दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील विशेषकर। उड़द का उत्पादन भारत को जन्म स्थान। मसूर का जन्म स्थान चीन को माना जाता है, अमरूद का अमेरिका, टमाटर मैक्सिको। बाजरा अफ्रीका का जन्म स्थान, जौ का जन्म स्थान चीन, अरहर का अफ्रीका, सोयाबीन का चीन और मूंग का भारत। ध्यान रखना ये जन्म स्थान है, कौन सी फसल का जन्म स्थान कौन सा देश है ये यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए ज्वार की बात करें तो ज्वार का भी भारत में उत्पादन होता है, सबसे पहले जन्म स्थान माना जाता है। चाय का जन्म स्थान चीन, कहवा का जन्म स्थान ब्राज़ील, जिसको ब्राज़ील में कहवा के जो बने उनको क्या कहा जाता है? फैजेंटा कहा जाता है। ध्यान रखना। आलू का जन्म स्थान पेरू और गन्ना का जन्म स्थान भारत। अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ कौन कौन सी हैं। सेरीकल्चर को रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट से पालन है। रेशम कीट का जो पालन है वो किस पर किया जाता है? वो शहतूत और अर्जुन के बच्चों पर किया जाता है। एपीकल्चर जिसे मधुमक्खी पालन कहा जाता है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित कृषि विधि है। फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती। विटीकल्चर कैसे कहा जाता है? अंगूर की खेती को। फ्लोरिकल्चर फूलों से। पिसीकल्चर मत्स्य उत्पादन। एपीकल्चर मधुमक्खी। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। ओलेरिकल्चर सब्जियों के उत्पादन को कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी। एरोपोनिक्स हवा में पौधों को उगाना। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना, जिसे मृदा रहित कृषि कहा जाता है। अब बात करें विभिन्न कृषि की क्रांतियाँ कौन कौन सी क्रांति हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध से, नीली मत्स्य से। भूरी क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति की बात करें तो ये अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति जैसे बायोडीजल उत्पादन से संबंधित। लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली का उत्पादन करना। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। और अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजना से। तो आपको यहाँ पर प्रत्येक जो क्रांति है किससे संबंधित है ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मत्स्य उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? नीली क्रांति। दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इनको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ फसलों के राज्यों का क्रम। अब देखिए फसलों में जो भारत की जो फसलें हैं उनमें राज्यों का क्रम स्थान कौन सा है, कौन कौन से नंबर पर आते हैं, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। बात करें तो कुल खाद्यान्न का उत्पादन, सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान पंजाब और तीसरा मध्य प्रदेश का आता है। अब देखिए दलहन के उत्पादन की बात करें, कुल दलहन उत्पादन में तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। तो राजस्थान का स्थान दूसरा है इसमें दलहन के उत्पादन में। तो दालों के उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है, पहला मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र का। अब बात करें तो तिलहन उत्पादन की, तो तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है तिलहन और दलहन में। दूसरा स्थान राजस्थान का है और तीसरा स्थान गुजरात का। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। राजस्थान सेकंड स्थान पर आता है। फसल की बात करें तो कुल मोटा अनाज तो राजस्थान में सर्वाधिक, तो राजस्थान का फर्स्ट स्थान है, दूसरा स्थान कर्नाटक और तीसरा आंध्र प्रदेश। अब बात कर लेते हैं अलग अलग फसलों में राज्यों का क्रम। तो चावल की बात करें तो चावल में सबसे ज़्यादा चावल है वो पश्चिम बंगाल में होता है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का और तीसरा स्थान चावल में आंध्र प्रदेश का है। गेहूं में आपको बताइए उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब और तीसरा मध्य प्रदेश। बाजरा की बात करें तो बाजरा में राजस्थान का पहला स्थान है, मोस्ट है ध्यान रखना, दूसरा उत्तर प्रदेश का और तीसरा गुजरात का आता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक,
तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। चना, तो चना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो एमपी यानी मध्य प्रदेश में होता है। दूसरे स्थान पर हमारा राजस्थान है चना के उत्पादन में, और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। अरहर की बात करें तो अरहर में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, एमपी दूसरे पर और तृतीय पर कर्नाटक। अगर मसूर की बात करते हैं तो पहला स्थान मसूर उत्पादन उत्तर प्रदेश का, दूसरा एमपी का और तीसरा बिहार का आता है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, और दूसरा स्थान हमारे राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में सेकंड स्थान पर, और तीसरा स्थान तमिलनाडु। सरसों का प्रथम स्थान राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हरियाणा। सोयाबीन की बात करें तो एमपी पहले स्थान पर है, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर राजस्थान आता है सोयाबीन उत्पादन में। सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर, द्वितीय स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। कपास में पहला स्थान गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आंध्र प्रदेश। जूट की बात करें तो सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, दूसरे नंबर पर बिहार, तीसरा असम आता है। आलू उत्पादन की बात करें तो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, दूसरे पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पर बिहार। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, दूसरा स्थान कर्नाटक, दूसरा स्थान गुजरात का और तीसरा स्थान कर्नाटक का आता है प्याज के उत्पादन में। गन्ना की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन गन्ना का उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।